हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग में। और आज मैंने फ्यूचर का अफर्मेटिव और निगेटिव पढ़ा दिया है। आज बारी है इंट्रोगेटिव की। ये सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें कॉम्प्लिकेशन है इस सेंटेंस में। और वो कॉम्प्लिकेशन ये है कि इसमें दो शब्द की सहायक क्रिया है, शैल बी और विल बी। इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाता है कि कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो अफर्मेटिव और निगेटिव आप भली बात समझ गए हैं अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है। अब इंट्रोगेटिव में इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक होता है यस नो टाइप इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है WH टाइप। अगर हमने हिंदी के प्रारंभ में क्या शब्द देखा, अगर हमें हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द देखने को मिलता है तो हम उसको यस नो टाइप कहते हैं। उसमें क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे कर देनी होती है। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब बिल शैल है, लेकिन बिल बी शैल भी है। लेकिन जब हम आगे करेंगे तो बिल या शैल में से किसी एक को आगे करेंगे, बिल या शैल में से किसी एक को आगे करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लगाना है। और अगर वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हुआ तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा के तब बी लगाना है। ये नियम रहेगा, ध्यान रखना। और या फिर अगर शार्ट फॉर्म उडंट या ओंट या सैंड लिखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है उसमें। तो चलिए समझते हैं। क्या हम एक कहानी सुन रहे होंगे और मैंने पहचान बता दिया है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी, इस तरह आते हैं। तो क्या हम एक कहानी सुन रहे होंगे, कौन सुन रहे होंगे, उत्तर मिला हम। तो ये है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर लगेगा शैल, शैल, शैल। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख दीजिए बी, तब यहाँ पे बी लिखेंगे, शैल वी बी। अब सुन रहे होंगे, सुनना की अंग्रेजी होता है हियर या लिसन होता है, LISTEN। लिसन में टी साइलेंट हो जाता है, लिसनिंग। शैल बी वी लिसनिंग। क्या सुन रहे होंगे, एक कहानी, लिसन के साथ टू जरूर लगता है, टू ए स्टोरी। ये कुछ क्रियाएं जो होती हैं जिनके साथ कोई प्रीपोजिशन स्थायी रूप से लगा होता है, इसको हम फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ये आगे आने वाले वीडियोज में पढ़ाया जाएगा आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में। लेकिन पहली शर्त ये है कि आपको टेंस सही से जान जाना है। टेंस जानने के बाद टेंस का हिंदी पैसिव वॉइस होता है जो आपको अनिवार्य रूप से जानना है। अगर मैं तुलना गणित से इसकी करूँ तो गणित का जो 1 से 100 तक है वो समझ लीजिए टेंस है। और उसके बाद जो काउंट टेबल है 2 से लेकर 10 तक, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये समझ लीजिए पैसिव वॉइस है। तो इसको आपको सही से जानना है। तो क्या हम एक कहानी सुन रहे होंगे, शैल वी बी लिसनिंग टू ए स्टोरी। फिर दूसरा सेंटेंस देखें आप, क्या उसके पिताजी अगले महीने अपनी दुकान नहीं खोल रहे होंगे। कौन दुकान नहीं खोल रहे होंगे, उसके पिताजी सब्जेक्ट मिल गया, इसके साथ विल लगेगा। गाइस आपको याद होगा मैंने आपको बताया था आई और वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। तो विल, अब उसके पिताजी सब्जेक्ट लिख देंगे, हिज फादर। अगर वाक्य निगेटिव है, अगर वाक्य निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के ठीक बाद होगा, तब बी लगाएंगे, ये ध्यान रखना। विल हिज फादर नॉट बी। और या फिर अगर आप वोंट लिख देते हो तो कोई बात ही नहीं, वोंट हिज फादर, तब बी लगा दो, नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं। शॉर्ट फॉर्म कई चीज़ों की कॉम्प्लिकेशन को कम कर देता है। अब अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ वोंट कर दीजिए, वोंट हिज फादर बी। और नहीं करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, उसके बाद बी लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब विल हिज फादर नॉट बी। अब पहले क्रिया पे आ जाएंगे, बी लिख दिए तो वर्ब पे आ जाएंगे, खोल रहे होंगे। खोलना की अंग्रेजी ओपन होता है, उसमें जुड़ जाएगा ING यानी ओपनिंग। विल हिज फादर नॉट बी ओपनिंग। क्या खोल रहे होंगे, अपनी दुकान। तो फादर यानी पुरुष जात के लिए अपना की अंग्रेजी हिज और दुकान की अंग्रेजी हो जाएगा शॉप। विल हिज फादर नॉट बी ओपनिंग हिज शॉप। अब अगले महीने को हम लिख देंगे नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार ट्रांसलेशन एस नो टाइप का बनेगा। क्या उसके पिताजी अगले महीने अपनी दुकान नहीं खोल रहे होंगे, विल हिज फादर नॉट बी ओपनिंग हिज शॉप नेक्स्ट मंथ। तो इस प्रकार हम बनाएंगे। आते हैं तीसरे सेंटेंस में। क्या मैं शाम को क्रिकेट खेलता रहा हूँगा, कौन खेलता रहा होगा, मैं।
अब इसके साथ सहायक क्रिया लग जाएगा सेल। आई और बी ऐसा है इसके साथ सेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। फिर आप सब्जेक्ट लिख दीजिए सेल आई, तब यहाँ पे बी लिखा जाएगा। अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख दीजिए, फिर साइंड लिख दीजिए। जैसे भी आपकी अभी एक सेंटेंस में मैं दोनों तरह से बताता हूँ। सेल आई बी, अब खेलता रहा हूँगा क्रिया है, बी के बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ना होगा, तो खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी फॉर्म। सेल आई बी प्लेइंग, क्या मैं खेलता रहूँगा, किसको खेलता रहूँगा, क्या खेलता रहूँगा, क्रिकेट। क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है, यहाँ पर क्या का प्रश्न करने पर आपको ऑब्जेक्ट मिल जाता है। फिर बचा क्या, शाम को, सुबह और शाम के लिए इन लग जाता है, इन इवनिंग। तो ये ट्रांसलेशन आपका बनकर तैयार हो गया। क्या मैं शाम को क्रिकेट खेलता रहूँगा, सेल आई बी प्लेइंग क्रिकेट इन इवनिंग। फिर आते हैं फोर्थ सेंटेंस पर। देखिए टेंस आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। हर वीडियोज़ में इस बात पर मैं दबाव बना रहा हूँ कि टेंस आपको जानना अत्यधिक आवश्यक है। टेंस जानने के बाद इस बात का दावा है, इस बात की गारंटी है कि आपको इंग्लिश में कुछ भी फंसेगा नहीं। लेकिन देयर इज़ वन कंडीशन, एक कंडीशन, एक शर्त है कि आपको टेंस 100% आता है। चलो ठीक है 100% नहीं आता है, आपको 80-90% टेंस आना ही चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड वॉट एवर आई विल टीच आफ्टर टेंस। तो क्या यह आदमी यहाँ हमें सिलाई सिखा रहा होगा, कौन सिखा रहा होगा, यह आदमी सब्जेक्ट मिल गया। अब इसके साथ हम विल लगा देंगे। विल और सेल लगाने का बहुत ही अच्छा तरीका आई और बी, यही दो चीज़ याद कर लीजिए। आई बी इसके साथ सेल लगता है, बाकियों के साथ, बाकी चाहे जो हो उसके साथ विल का प्रयोग होता है। तो इट्स वेरी सिंपल, यू कैन अंडरस्टैंड इट इजिली। क्या यह आदमी यहाँ हमें सिलाई सिखा रहा होगा, कौन सिखा रहा होगा, यह आदमी, इसके साथ विल लग गया। अब हम लिख देंगे दिस मैन, विल दिस मैन। अब तुरंत यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बी लग जाएगा, विल दिस मैन बी। सिखाना की अंग्रेजी टीच होता है, टीच मतलब पढ़ाना और सिखाना दोनों होता है। तो विल दिस मैन बी टीचिंग, सिखा रहा होगा, किसको सिखा रहा होगा, हमें, अस। क्या सिखा रहा होगा, सिलाई। ध्यान दीजिए कभी कभी दो ऑब्जेक्ट होते हैं, अगर दो ऑब्जेक्ट होंगे तो किसको का प्रश्न करके आपको पहला ऑब्जेक्ट और क्या का प्रश्न करके आपको दूसरा ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। तो विल दिस मैन बी टीचिंग अस, क्या सिखा रहा होगा, सिलाई यानी स्टिचिंग। स्टिचिंग मतलब होता है सिलाई। तब हम लिखेंगे यहां जो लास्ट में बचता है उसको आप लिख दीजिए। क्या यह आदमी यहाँ हमें सिलाई सिखा रहा होगा, विल दिस मैन बी टीचिंग अस स्टिचिंग, हेयर मीन्स यहाँ। तो ये आपका सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है। अगर आपको विल सेल आगे करना है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, लेकिन अगर आपको शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो आगे ही सेंट या वोंट लग जाएगा। क्या शेर हिरन का पीछा नहीं कर रहा होगा, कौन पीछा नहीं कर रहा होगा, शेर। अब इसके साथ हम विल लगाएंगे, लेकिन अगर आप माना वोंट लगा देते हैं तो फिर बात ही खत्म, नॉट लगाने की जरूरत नहीं। वोंट द लायन, अब यहां आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। वोंट द लायन, अब पीछा कर रहा होगा, ये क्रिया है, पूरा ये क्रिया है, वर्ब है, पीछा कर रहा होगा। पीछा करना की अंग्रेजी होता है रन आफ्टर, तो उसमें हो जाएगा रनिंग आफ्टर। विल वोंट द लायन, सॉरी यहां पे बी नहीं लगाया गया है, यहां पर बी लगा देंगे। वोंट द लायन बी रनिंग आफ्टर, किसका पीछा कर रहा होगा, हिरन का, यानी द डियर। इस प्रकार हम ट्रांसलेशन को बनाएंगे। बी लगाना मस्ट है। वोंट द लायन बी रनिंग आफ्टर द डियर, या पीछा करना की अंग्रेजी चेज भी होता है, चेज। चाहो तो आप चेज से बना दो, अगर चेज लगाएंगे तो आफ्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आप चेज लगाते हैं तो आफ्टर का प्रयोग नहीं होता है, और अगर आप रन लगाएंगे तब फिर उसके साथ आफ्टर का प्रयोग हो जाता है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। वोंट द लायन, अब यहाँ पे लिख देंगे बी, उसके बाद
पीछा करना की अंग्रेजी होता है चेज, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, तब चेज के साथ हम आफ्टर नहीं लगाएंगे। वोंट द लायन बी चेजिंग, किसका पीछा कर रहा होगा? हिरन का, तो लिख देंगे द डियर। तो इस प्रकार यस नो टाइप बनता है। क्या उसकी माताजी खाना नहीं बना रही होंगी? कौन खाना नहीं बना रही होंगी? उसकी माताजी। अब उसकी माताजी के साथ यानी विल लगेगा, तो अगर निगेटिव है तो आप वोंट लगा दीजिए, इसमें नॉट लगा है। वोंट, अब उसकी माताजी यानी हिज मदर, वोंट हिज मदर, नॉट उसमें लग गया, सिर्फ आपको बी लगाना है, बी। अब खाना बनाना यानी बनाना की अंग्रेजी कुक होता है, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, कुकिंग। क्या बना रही होंगी? खाना यानी फूड। अब अगर आपको विल लिखना है तो विल लिखेंगे तो यहाँ पे नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। अगर आप शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते हैं तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आपको लगाना है। अगर शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं आप तो आपको नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो एस नोट आए जिसमें क्या शब्द आगे आ जाता है, इस प्रकार ट्रांसलेशन बनेगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। और अब मैं WH टाइप बताने जा रहा हूँ। गाइस, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो को अगर देखना शुरू किया है आपने, टेंस पढ़ रहे हैं आप अच्छी तरह, जानना भी चाहते हैं अच्छी तरह, तो वीडियो को अंत तक देखें। इससे क्या होगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आएंगी। फिर WH टाइप में क्वेश्चन वर्ड आता है। क्वेश्चन वर्ड जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि आप याद कर लीजिए। व्हाट मीन्स क्या, व्हाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, हु मीन्स कौन, हु मतलब किसे या किसको, हाउ मैनी हाउ मच मतलब कितना कितनी कितने, हुज मतलब किसका किसकी किसके, हुईच मतलब कौन सा कौन सी कौन से। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं वो आपको याद करना पड़ेगा। यू विल हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन वर्ड, अदरवाइज यू कैन नॉट ट्रांसलेट WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ये WH टाइप में आपको क्वेश्चन वर्ड याद होना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें क्या करें। आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है, फिर उसके बाद विल सेल लगाना है, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखनी है, सब्जेक्ट के ठीक बाद बी लगाना है। अगर वाक्य निगेटिव है तो यही सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दीजिए, तब भी लगाइए। वर्ब में आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर WH टाइप इंट्रोगेटिव बनाने के नियम का। तो जैसे कहा गया, वह कल घर पर क्या कर रहा होगा। वह कल घर पर क्या कर रहा होगा। अब गाइस आप ध्यान दीजिए, बीच में आ गया क्या। जब आगे क्या आएगा तब तो आपको विल सेल आगे करना है, और जब बीच में क्या आ जाएगा तो वो क्वेश्चन वर्ड है, दैट विल बी क्वेश्चन वर्ड, वो आगे आना चाहिए। तो ये व्हाट आगे आ जाएगा, व्हाट आपने लिख दिया। अब कर रहा होगा कौन, वह। सब्जेक्ट ढूंढ लेंगे ताकि पता चले कि विल लगेगा कि सेल लगेगा, तो पता चला वह के साथ विल लगेगा। व्हाट विल, तब हम सब्जेक्ट लिख देंगे ही एकदम स्ट्रक्चर के अनुसार, क्वेश्चन वर्ड, विल सेल, सब्जेक्ट, फिर हम लगा देंगे बी। व्हाट विल ही बी। अब वर्ब लिखेंगे तो वर्ब है कर रहा होगा, करना यानी डू, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे डूइंग। अब घर पर यानी घर पर की अंग्रेजी हमेशा एट होम होता है, एट होम। कल की अंग्रेजी हम लिख देंगे टुमारो, फ्यूचर में टुमारो ही लिखा जाता है। ये बन गया ट्रांसलेशन WH टाइप का। और देखिए, हम कविता क्यों नहीं याद कर रहे होंगे। हम कविता क्यों नहीं याद कर रहे होंगे, ये
ये WH टाइप है प्लस निगेटिव भी है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये रहा आपका क्वेश्चन वर्ड शुड बी रिटन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे व्हाई लिखेंगे, व्हाई। अब याद कर रहे होंगे कौन, हम के साथ सैल लगेगा तो सैल लगा देंगे हम यहाँ पे सैल। अब या फिर शॉर्ट फॉर्म लिख दो, व्हाई सैल वी। अब नाट अगर लगाना है तो यहाँ पे लगाओ पहले, और अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है सैंड लिख दो, नाट लिखने की आवश्यकता नहीं, तब बी लगेगा। बी थोड़ा सा पीछे होता चला जाएगा, ध्यान दीजिए। व्हाई सेल वी नॉट बी। याद करना कि अंग्रेजी लर्न होता है, उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग। किसको याद कर रहे होंगे, कविता यानी द पोएम। ये ट्रांसलेशन आपका बनकर तैयार हो गया। व्हाई सेल वी नॉट बी लर्निंग द पोएम। तो इस प्रकार WH टाइप बनाएंगे। और देखते हैं, वह कल, यह काम कब पूरा कर रहा होगा। वह कल यह काम कब पूरा कर रहा होगा। तो इसमें कब जो आ गया है, कब, व्हेन, ये क्वेश्चन वर्ड है, पहले आप इसको लिख दीजिए व्हेन। अब पूरा कर रहा होगा कौन, वह, ये सब्जेक्ट है, इसके साथ हम विल लगा देंगे। फिर सब्जेक्ट को लिख देंगे ही, यानी क्वेश्चन वर्ड विल शैल फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बी लिख देंगे। व्हेन विल ही बी, पूरा करना, पूरा की अंग्रेजी होता है कंप्लीट, उसमें लिख देंगे कंप्लीटिंग, या फिर आप फिनिश भी लिख सकते हैं। व्हेन विल ही बी कंप्लीटिंग, किसको पूरा कर रहा होगा, यह काम यानी दिस वर्क। तब हम लिखेंगे कल। इसमें कल की अंग्रेजी टुमारो होती है, एस्टरडे आप पास्ट में लिख सकते हैं। तो WH टाइप का ये नियम बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान देकर पढ़ेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो रिपीट करिए, उसको ध्यान से देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आई हैव गिवन माई पर्सनल नंबर ऑन व्हिच यू कैन कॉल ऑल द 24 आवर्स फॉर योर सॉल्यूशन। मैंने आपको अपना निजी नंबर, व्यक्तिगत नंबर आपको दिया है, जिस पर आप किसी भी समय आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। वैसे अगर इसको एक बार में ना समझ में आया तो 2-3 बार रिपीट करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। तो और देखते हैं 1-2 सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखते हैं। तुम अगले महीने वेतन क्यों नहीं ले रहे होगे। तुम अगले महीने वेतन क्यों नहीं ले रहे होगे। इसमें ध्यान दीजिए क्यों शब्द आ गया, क्यों। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे व्हाई। अब वेतन नहीं ले रहे होगे कौन, तुम, इसके साथ विल लगेगा तो विल लगा दीजिए। लेकिन अगर शॉर्ट फॉर्म लिखना है तो यहाँ पे वोंट लिख दीजिए। अब नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्हाई वोंट, तब यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे तुम, व्हाई वोंट यू। अब केवल बी लगा दीजिए, नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। व्हाई वोंट यू बी, अब लेना की अंग्रेजी टेक, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, टेकिंग। क्या नहीं ले रहे होगे, वेतन यानी द सैलरी। सैलरी मतलब वेतन या तनख्वाह। अब अगले महीने यानी नेक्स्ट मंथ। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं कि आपको WH टाइप समझ में आ गया, लेकिन इसमें कुछ और क्वेश्चन वर्ड हैं जो मैं समझता हूं, जरूरी समझता हूं कि मैं उसको बता दूं। तो ये छठवां टेंस है। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट चालू होगा, स्टार्ट होगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये 7 टेंस अगर जान लीजिए आप तो समझ लीजिए आपने बहुत जान लिया। उसके बाद 2 बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टेंस हैं, और उसके बाद फिर 3 ऐसे सेंटेंस हैं जो इतने ईजी हैं कि तीनों एक साथ अगर पढ़ा दिया जाए तो समझ में आ जाएंगे। तो टेंस इट इज़ वेरी नेसेसरी एंड इट इज़ वेरी important for you to know all the 12 tenses.
सारे 12 टेंस आपको जानना बहुत ही आवश्यक, बहुत ही ज़रूरी आपके लिए है। अगर टेंस आप नहीं जानते हैं तो फिर आपकी मदद कोई टीचर नहीं कर सकता। अरे मैंने तो कहीं कहीं देखा है कि भैया 2 शब्द याद कर लीजिए, मैंने कहीं कहीं लिखा देखा भैया 2 शब्द याद कर लीजिए पूरी अंग्रेजी आ गई आपको। अरे कैसे पूरी अंग्रेजी आ गई? 2 शब्द में कैसे? बस 2 ही शब्द में पूरी अंग्रेजी निहित है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको तपस्या करना पड़ेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता है, तब आप इसमें सफल होंगे। हाँ, अगर आप दिमाग आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण दिमाग है, तो हो सकता है एक ही बार में समझ में आ जाए, लेकिन जो प्रोसेस है जितना होना चाहिए उतना तो होगा ही। 2 शब्द में कहाँ से अंग्रेजी आ जाएगी आपको? तो एक ये हु है, हु, इसके साथ एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं रहता है, और हुम है, इसके साथ एक्चुअली ऑब्जेक्ट नहीं होता है। हु माने कौन या किसने, हु मतलब किसे या किसको। तो जैसे देखिए यहां कल गीत कौन गा रहा होगा? यहां कल गीत कौन गा रहा होगा, तो इसमें सब्जेक्ट ही यही है, क्वेश्चन वर्ड ही भी यही है। तो यहां कल गीत कौन गा रहा होगा? कौन गा रहा होगा? कौन गा रहा होगा? कौन ही वो व्यक्ति है जो गीत गा रहा होगा, तो वही सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो कौन यानी हम लिख देंगे हु। अब इसके साथ सहायक क्रिया डायरेक्टली हम विल भी लगाएंगे, और उसके बाद क्रिया लिख देंगे, यानी गाना की अंग्रेजी सिंग, उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा, सिंगिंग। क्या गा रहा होगा? गीत, यानी ए सॉन्ग या द सॉन्ग लिख सकते हैं। फिर कल की अंग्रेजी इसमें लिखते हैं टुमारो। और वहीं पर अगर हुम आ जाए, यह किताब तुम किसे पढ़ा रहे थे? पढ़ा रहे होगे। ध्यान दीजिए, यह किताब तुम किसे पढ़ा रहे होगे, इसमें एक्चुअली सब्जेक्ट नहीं था। देयर वॉज नो सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। हु ही केवल सब्जेक्ट के रूप में आता। यहां पे सब्जेक्ट है, यह किताब तुम किसे पढ़ा रहे होगे, कौन पढ़ा रहे होगे? तुम। अब किसे पढ़ा रहे होगे, तो यही ऑब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अनुसार बनाइए। किसे की अंग्रेजी लिख दिया आपने, हुम। अब पढ़ा रहे होंगे कौन, तुम, इसके साथ सहायक क्रिया विल लग जाएगा, हुम विल, तब सब्जेक्ट लिख देंगे यू। हुम विल यू, पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होता है, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। हुम विल यू टीचिंग, क्या पढ़ा रहे होगे? यह किताब यानी दिस बुक। तो आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हु से एक सेंटेंस मैं और आपको बताता हूं। क्रिकेट रात में कौन खेल रहा होगा? क्रिकेट रात में कौन खेल रहा होगा? कौन ही सब्जेक्ट रहता है एक्चुअली, इसके साथ और कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। कौन यानी लिखे आप हु। अब इसके साथ डायरेक्टली विल भी लिख दीजिए, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है, जबकि सब्जेक्ट का स्थान ये है। सब्जेक्ट इसमें ये नहीं है, सब्जेक्ट यही है, इसलिए सब्जेक्ट के स्थान को हम छोड़ देंगे। हु विल बी, खेलना की अंग्रेजी प्ले होता है, इसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी, प्ले। क्या खेल रहा होगा? क्रिकेट। क्रिकेट को आप लिख दीजिए क्रिकेट। अब उसके बाद रात में, रात के लिए हमेशा एट नाइट लिखा जाता है, एट नाइट। तो ये हु और हुम की जो स्टोरी है, इसको आप अच्छे से रट लें। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं, या कुछ भी चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आ रही हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आप मुझे पॉजिटिव आंसर दें, निगेटिव आंसर दें, सब कुछ मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन आप कुछ बताएं कि मेरे अंदर ये त्रुटि है, मैं ये समझ में नहीं आया मुझे, या जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं।
कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड हैं जो शायद मैं आशा करता हूं कि अब आप जान गए होंगे, जिसके बगल में, ठीक बगल में जो शब्द लिखे रहते हैं उनको भी साथ में हम लिखते हैं, वो शब्द जिनसे वो प्रश्न पूछने का काम कर रहे होते हैं। इसे कहा जाए वह कितना सेब खा रही होगी। एक सेंटेंस और देखिए, तुम किसका नाम लिख रहे होगे। तो यहां आप गाइस ध्यान दीजिए कि इसमें क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर सब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड को छोड़ दिया जाए तो भी सब्जेक्ट है। अगर क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट है तो वाक्य अफर्मेटिव निगेटिव बनेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड को छोड़कर भी सब्जेक्ट है तो वो इंट्रोगेटिव बनेगा। जैसे ध्यान दीजिए, वह कितना सेब खा रही होगी, कौन खा रही होगी, वह सब्जेक्ट है इसमें। तो ये कितना सेब, कितना के बगल क्या लिखा है, सेब, वो साथ में लिखेंगे। सेब को हम गिन सकते हैं तो हाउ मैनी लिख देंगे। हाउ मैनी के बाद जो शब्द होता है वो प्लूरल नंबर होता है। हाउ मैनी एप्पल्स अब खा रही होगी, कौन, वह है, इसके साथ हम विल लगा देंगे, विल। तब हम उसको लिखेंगे सी। बी नहीं भूलना है, बी जरूर लगेगा इसमें। हाउ मैनी एप्पल्स विल सी बी। अब खाना की अंग्रेजी ईट होता है, उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग। ये बन गया। इसमें भी सब्जेक्ट है, ध्यान दीजिए। तुम किसका नाम लिख रहे होगे, कौन लिख रहे होगे, तुम। ये सब्जेक्ट नहीं है, तो इसको पहले हम लिखेंगे हुज के बगल में क्या लिखा है, नाम, तो वो भी लिखेंगे हम साथ में, हुज नेम। अब लिख रहे होंगे कौन, तुम किसका नाम लिख रहे होगे, कौन लिख रहे होगे, तुम, इसके साथ विल लग जाएगा। अब सब्जेक्ट लिख देंगे यू और फिर बी लगा देंगे। लिखना की अंग्रेजी राइट होता है, उसमें हम जोड़ देंगे आईएनजी। हुज नेम विल यू बी राइटिंग, ये बन गया। लेकिन आपने इसमें ऑब्जर्व किया, आपने इसमें देखा, क्वेश्चन वर्ड के बजाय एक सब्जेक्ट है। कभी कभी क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, तब आपको अफर्मेटिव बनाने की जरूरत है, निगेटिव बनाने की जरूरत है, इंट्रोगेटिव नहीं बनाने की जरूरत है। जैसे यह सवाल किसका भाई हल कर रहा होगा। यह सवाल किसका भाई हल कर रहा होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, लास्ट सेंटेंस में समझा रहा हूं। यह सवाल किसका भाई हल कर रहा होगा, कौन हल कर रहा होगा, किसका भाई। आप ध्यान दीजिए, यहां क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आया था, सब्जेक्ट कोई दूसरा था, लेकिन यहां क्वेश्चन वर्ड ही सब्जेक्ट के रूप में आ गया, तब ये अफर्मेटिव बनेगा। किसका भाई यानी हुज ब्रदर। अब इसमें और कोई सब्जेक्ट है नहीं, बिंदास आप बिल भी लगा दीजिए। और हल करना की अंग्रेजी सॉल्व, उसमें आईएनजी जोड़ दे, सॉल्विंग। किसको हल कर रहा होगा, यह सवाल यानी दिस सम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आ गया होगा। मुझे ये दो वीडियोज में बताना पड़ा, क्योंकि इसमें दरअसल दो सहायक क्रियाएं थीं। सहायक क्रिया तो एक ही थे लेकिन शब्द दो थे, तो मुझे ये बताना पड़ा। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया है। अब तीनों कंटीन्यूअस ख़त्म हो गए हैं और मैं अंत में जो हमेशा कहता हूँ, आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे वीडियोज़ में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई पॉजिटिव कमेंट करना है तो कर दीजिए, निगेटिव करना है तो कर दीजिए, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर कोई आलोचना करता है तब भी हमें उससे सीख मिलती है, और अगर कोई हमारी बड़ाई करता है तब भी हमें इंस्पायरेशन मिलता है कि हम आगे बढ़ते रहें। तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यहाँ समाप्त हो गया है। अब आपकी बारी है, वीडियो को अंत तक देखें और समझें। नहीं समझ में आता है तो रिपीट करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद।